FM लाइफलाइन, लाइफलाइन, लाइफलाइन। FM लाइफलाइन के सभी श्रोताओं को अश्विनी कुमार का नमस्कार। श्रोताओं, पहली बार माँ बनना किसी भी महिला के लिए एक बहुत बड़ा सपना होता है, बहुत खुशी की बात होती है, किसी फैमिली के लिए भी बहुत खुशी की बात होती है। और पहली बार हो या दूसरी बार हो, अलग अलग चरण होते हैं, परंतु जब कोई महिला गर्भवती होती है तो उसे इंतज़ार रहता है कि बच्चे हेल्दी हों, परिवार को इंतज़ार रहता है बच्चे हेल्दी हों। तो ऐसे समय में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, इस सब पर चर्चा करने के लिए आज हमारे मध्य उपस्थित हैं डॉक्टर स्निग्धा कुमारी, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स, PGI चंडीगढ़। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अश्विनी जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर दोबारा। जी, सबसे पहला प्रश्न आपसे यही रहेगा कि जैसे कहा जाता है कि पहली तिमाही है किसी की जो गर्भवती हो चुकी है महिला, तो पहली तिमाही या ट्राइमेस्टर जिसे कहा जाता है, वैसे तो बहुत आजकल लोग जागरूक हैं इसके मामले में, परंतु फिर भी हमारे श्रोताओं के लिए आप क्या बताना चाहेंगे कि कौन कौन से ऐसे टेस्ट होते हैं जिनकी ओर ध्यान रहना चाहिए, और आजकल कौन सा लेटेस्ट ऐसी बातें आ चुकी हैं जिनकी ओर और ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो लेटेस्ट रिसर्च के दौरान पता चली हैं और उसमें ये भी आपकी ओर से हिदायतें होंगी कि किस प्रकार से उन्हें दूर रखा जाए। ऐसी कौन कौन सी बातें हैं? जी, जैसे ही एक महिला प्रेग्नेंट होती हैं तो हो सकता है कि उन्हें पहले से कई सारी बीमारियां हों। ये भी हो सकता है कि इस प्रेगनेंसी के दौरान उनको कुछ बीमारियां हों, तो अगर पहले से कुछ बीमारियां हैं तो उन्हें पहले से ही ठीक कराना। जैसे मान लीजिए अगर पहले से उनको हाइपरटेंशन है या डायबिटीज़ है तो उनकी दवाइयाँ क्या चल रही हैं और किस तरीके से उनका शुगर्स है अभी, और बीपी कितना कंट्रोल्ड है, या फिर कोई और बीमारियाँ इन्हीं टाइप की, तो उनको कंट्रोल कर प्रेगनेंसी लेना बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ताकि आगे चल के उनके बच्चे पर कोई असर ना पड़े और उनकी प्रेगनेंसी भी अच्छे से निकल जाए और दोनों माँ और बच्चे दोनों ही स्वस्थ रहें। अब करते हैं बात कि महिला प्रेग्नेंट हो चुकी हैं ऑलरेडी और वो हमारे पास पहली बार जब आती हैं पहले तिमाही में, तो सबसे पहले अगर ब्लड ग्रुप नहीं पता है तो ब्लड ग्रुप पता होना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है। जैसे RH स्टेटस जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे B पॉजिटिव मान लीजिए एक ब्लड ग्रुप होता है, तो उसमें पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर नेगेटिव है महिला का ब्लड ग्रुप तो हस्बैंड का ब्लड ग्रुप जानना अनिवार्य है, ताकि हम एक RH आइसोइम्यूनाइज्ड प्रेगनेंसी होता है, एक कंडीशन है जिसमें कि बच्चे को अनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, वो हमें पता चलता है। ब्लड ग्रुप के अलावा इम्पॉर्टेंट है कि हम कुछ इन्फेक्शंस देखें उनमें, जैसे HIV, जैसे HBS एंटीजन, HCV, जैसे जिसको काला पीलिया बोलते हैं। अगर ये सारी नेगेटिव हैं तो अच्छी बात है, अगर पॉजिटिव इन केस आ जाता है तो फिर उनका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं हम। उसके बाद है इम्पॉर्टेंट शुगर देखना, ग्लूकोज कंट्रोल। जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे, भारत हमारा जो देश है उसमें डायबिटिक पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा हो गए हैं सभी में। तो इसीलिए डायबिटीज़ प्रेगनेंसी में भी बहुत कॉमन है, और अगर किसी को पहले से शुगर नहीं भी है तो प्रेगनेंसी के कारण उनमें शुगर बढ़ जाता है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं जिस कंडीशन को। तो फिर आजकल ऐसा है कि डिप्सी का गाइडलाइन आता है इंडिया में, जिसके अकॉर्डिंग पहले विजिट में ही हम उनको 75 ग्राम ग्लूकोज देते हैं और 2 घंटे के बाद हम टेस्ट करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए शुगर ज़्यादा आता है तो हम पहले ही डिटेक्ट करके पहले से ही ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, ताकि बच्चे में ज़्यादा शुगर के कारण अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो वो ना आए। जैसे शुगर ज़्यादा होने के कारण बच्चे में दिल की बीमारियां हो सकती है, बच्चे में ब्रेन का डेवलपमेंट ठीक नहीं होता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर मदर को भी दिक्कत होता है, उसके कारण BP बढ़ सकता है। फिर अब नई जो टेस्ट आई है वो है एक एन्यूप्लॉइडी स्क्रीनिंग, जो नया चीज़ आया है, लास्ट 10 ईयर्स में ज़्यादा इसका हो गया है प्रचलन। तो एक्चुअली कुछ बॉडीज़ जो है, अंतर्राष्ट्रीय बॉडीज़ हैं, वो सभी में रिकमेंड करते हैं, सभी महिलाओं को बोलते हैं कि ये करवाना चाहिए, अनिवार्य है। क्योंकि एन्यूप्लॉइडी स्क्रीनिंग में हम क्या करते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, कुछ अल्ट्रासाउंड होता है, प्रोसीजर एक होता है। उस अल्ट्रासाउंड को हम NT-NB स्क्रीनिंग बोलते हैं, यूजुअली फर्स्ट ट्रिमेस्टर स्क्रीनिंग के नाम से भी अब बोला जाता है।
तो उसमें हम देखते हैं बच्चे के गर्दन के पीछे जो स्किन है, चमड़े हैं, उसमें ज़्यादा पानी भरा है कि नहीं, या फिर नेज़ल बोन है, नाक की हड्डी है वो अच्छे से बनी है या नहीं। और भी कुछ नए नए मार्कर्स आए हैं जैसे डक्टस वेनोसस, वो सब टर्मिनोलॉजी है नया जी। तो इन सभी को मिला के प्लस कुछ टेस्ट जो हम ब्लड टेस्ट करते हैं उनको मिला के फिर हम देखते हैं कि इस बच्चे में डाउन सिंड्रोम यानी मंद बुद्धि बच्चे होने का कितना रिस्क है एक नॉर्मल महिला को। उस रिस्क को हम निकालते हैं, अलग करते हैं और हाई रिस्क पॉपुलेशन को अलग करके फिर हम उन्हें बताते हैं कि आगे क्या करना है, आगे कंफर्म कैसे करना है उस कंडीशन को। तो ये एक स्क्रीनिंग होता है जी। ये पहली तिमाही की बातें, पहली तिमाही की बताई बातें हैं। हाँ। अगर किसी में इस प्रकार के सिम्टम्स पाए जाते हैं, जैसे आपने कहा कि एक नया जो स्क्रीनिंग आई है एन्यूप्लॉइडी करके, अगर किसी को इस प्रकार की प्रॉब्लम आ जाती है, डिटेक्ट हो जाती है, तो उसको क्या आगे कोर्स ऑफ एक्शन रहता है, किस किस तरह से उसे बताया जाता है कि सही बच्चे का जन्म हो सके? ये जो टेस्ट होता है इसको हम टुगेदर जो हम मिलाएं एक साथ, तो अल्ट्रासाउंड प्लस जो हमारा टेस्ट है ब्लड टेस्ट, इसको हम कंबाइंड स्क्रीन के नाम से जानते हैं। ये कंबाइंड स्क्रीन हम 11 से लेकर 13 + 6 13 हफ्ते 6 दिन तक हम कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर मान लीजिए इसमें आप हाई रिस्क आते हैं, तो हाई रिस्क आते हैं तो फिर हम जेनेटिसिस्ट के साथ मिलके, जेनेटिक्स वाले जो डॉक्टर होते हैं उनके साथ हम मिलकर डिसीजन बनाते हैं और आपके साथ मिलकर डिसीजन बनाते हैं कि आगे क्या करना है, हमें कैसा डायग्नोस्टिक प्रोसीजर करना है। मान लीजिए एक नया आया है NIPS, वो कराना है, या फिर हमें इन्वेजिव टेस्टिंग करानी है। इन्वेजिव इन द सेंस कि हम एक नीडल डालते हैं बच्चेदानी के अंदर, फिर बच्चे के आसपास से पानी निकालते हैं, या हम ऑयल से कुछ टिश्यू निकालते हैं, फिर हम टेस्टिंग करते हैं। तो इस टाइप की टेस्ट आगे होती है कंफर्म करने के लिए। तो PGI में तो आए दिन होते रहते हैं ये टेस्ट, तो इतना कुछ घबराने वाली बात नहीं है ये। जी जी जी। और जो दूसरी तिमाही होती है, सेकेंड ट्राइमेस्टर है, उसमें यूजुअली कौन से टेस्ट होते हैं जो रूटीन में होते हैं? जी, मान लीजिए अगर आप एन्यूप्लॉइडी स्क्रीनिंग पहला 3 महीने या तिमाही में मिस कर देते हैं, तो फिर अगले 3 महीने के अंदर भी एक टेस्ट आता है जिसका नाम क्वाड्रुपल स्क्रीन होता है। इसमें अल्ट्रासाउंड नहीं इंक्लूड होता है, इसमें केवल ब्लड टेस्ट होती है। इन ब्लड टेस्ट से हम देखते हैं कि फिर इस टाइप का बच्चा, जैसे कि मैंने बताया डाउन सिंड्रोम, इस टाइप का बच्चा है या नहीं है, यानी कि आप उस हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते हैं। जी। तो ये 16 से लेकर 20 हफ्ते तक, 22 हफ्ते तक भी एक्सटेंड हो जाता है, तब तक आप कर सकते हैं। और अगर किसी में ये प्रॉब्लम आ रही होती तो क्या, जैसे आपने कहा जेनेटिक्स वालों के साथ भी मिलके बातचीत की जाती है, तो जेनेटिक काउंसलिंग क्या रहती है, उसमें आपका क्या रोल रहता है, जेनेटिक्स वालों का क्या रोल रहता है, और अल्टीमेटली ये काउंसलिंग होती क्या है? जी, तो काउंसलिंग होता है, जैसे काउंसलर्स होते हैं हमारे पास, हम उनको OPD में, हमारे यहाँ जैसे OPD में सेटअप है, वहाँ बैठते हैं, वो बताते हैं कि ये टेस्ट क्या है। शुरुआत हम इससे करते हैं कि ये टेस्ट क्या है, फिर इस टेस्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, फिर इस टेस्ट में क्या क्या रिजल्ट आ सकता है आपका, जैसे आप हाई रिस्क हो सकते हैं या इस टेस्ट में लो रिस्क हो सकते हैं। अगर हाई रिस्क होते हैं तो आगे क्या करना है, लो रिस्क होते हैं तो फिर क्या करना है। तो फिर इस तरीके से हम आपसे सारी बातें करते हैं। इन केस अगर आप हाई रिस्क आ जाते हैं तो फिर पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग होता है। पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग का मतलब होता है कि टेस्ट के रिजल्ट के बाद अब हम आपको बताएंगे कि आगे और क्या करना है। हालांकि पहले भी बता चुके होते हैं, लेकिन अब और अच्छे से बताते हैं कि आगे क्या कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा। तो इस तरीके से सारे लोग मिलके एक साथ बातें करते हैं। जी, आपसे ये चर्चा जारी रहेगी कि किस तरह से गर्भाधान के बाद अपने बच्चे की सेहत का ध्यान रखना होता है और किस तरह से एक अच्छी डिलीवरी के द्वारा एक स्वस्थ बच्चे की ओर एक कपल को जाना चाहिए। उससे पहले हम ले लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक। इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम FM लाइफलाइन। हमारे साथ हैं डॉक्टर स्निग्धा कुमारी, एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स PGI चंडीगढ़ से। श्रोताओं, डॉक्टर स्निग्धा से हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे का ध्यान रखा जाना चाहिए जिस समय तक डिलीवरी नहीं होती है, और कौन कौन सी ऐसी स्क्रीनिंग्स हैं लेटेस्ट जो ट्राइमेस्टर्स में की जाती हैं, पहले, दूसरे और तीसरे में, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये थैलेसीमिया के जो इंस्टेंसेस हैं वो भी बहुत अधिक हैं पॉपुलेशन में, तो इसके बारे में क्या स्क्रीनिंग की जाती है और आप क्या बताना चाहेंगे?
इसकी भी स्क्रीनिंग हम फर्स्ट ट्रिमेस्टर में ही, फर्स्ट विजिट में ही हम देते हैं पेशेंट्स को करने के लिए जब भी वो हमारे पास आते हैं। तो एक ब्लड टेस्ट होता है सिंपल सा जो करवाना होता है। यूजुअली दूसरे एरियाज़ में स्क्रीनिंग टेस्ट एक होती है जिसको नेस्ट ऑफ टेस्ट बोलते हैं, बट हमारे यहाँ कन्फर्मेटरी टेस्ट यूजुअली हम करवाते हैं जिसको HPLC बोलते हैं, और इससे थैलेसीमिया का हमें पता चलता है। HbA2 का लेवल कितना है उस पर डिपेंड करता है कि वेदर किसी गर्भवती महिला को थैलेसीमिया का भाव या थैलेसीमिया है या नहीं। अगर उसको पहले से थैलेसीमिया है तो हमें यूजुअली पता ही रहता है क्योंकि वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट होते हैं। बट अगर थैलेसीमिया का भाव है तो इसके बाद इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हम हस्बैंड का HPLC कराएं। जी। हस्बैंड का भी अगर भाव आता है, जैसे ट्रेट बोलते हैं जिसमें थैलेसीमिया ट्रेट या माइनर, तो इन दोनों को मिला के हो सकता है 25% चांसेस होते हैं कि वो बच्चे में मेजर के रूप में आए, थैलेसीमिया मेजर। तो इसीलिए ये स्क्रीनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बच्चे फिर बचपन से ही ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट होते हैं, इनको अनीमिया होता है और फिर बस ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही एक इलाज होता है। तो फिर उनका लॉन्गेविटी भी कम होता है, मतलब बेसिकली मॉर्बिडिटी बहुत ज़्यादा होता है इन बच्चों में। तो फिर इसीलिए हम यूजुअली स्क्रीनिंग इसलिए करते हैं कि अगर मेजर है 25% जो एक प्रेगनेंसी में चांसेस है, अगर मदर फादर बोथ आर थैल माइनर, तो फिर ये बच्चा हम काउंसलिंग करते हैं कि ये ना रखे बच्चा और अबॉर्ट करवा ले। तो फिर ये स्क्रीनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। जी। और जैसे आपने बात की शुगर के बारे में, डायबिटीज़ के बारे में, तो ये BP के लिए भी कोई स्क्रीनिंग की जाती है? BP के लिए भी स्क्रीनिंग है। जैसा कि मैंने एन्यूप्लॉइडी स्क्रीनिंग के समय आपको बताया कि एक अल्ट्रासाउंड होता है जिसको NT-NB स्कैन बोलते हैं या फर्स्ट ट्रिमेस्टर स्क्रीनिंग स्कैन बोलते हैं। तो इस अल्ट्रासाउंड में क्या होता है, इस अल्ट्रासाउंड में हम जो हमारी बच्चेदानी के साइड में नलकियाँ होती हैं जिसमें से ब्लड जाता है उसको यूट्राइन आर्टरी बोलते हैं। तो यूट्राइन आर्टरी का डॉपलर्स हम यूजुअली देखते हैं स्क्रीन करने के लिए, प्लस मदर का BP, प्लस एक और वैल्यू आजकल नया आया है PLGF बोलते हैं, प्लेसेंटल ग्रोथ फैक्टर। अब ये PLGF प्लस मदर का ब्लड प्रेशर प्लस ये यूट्राइन आर्टरी PI और मदर से कुछ कुछ और सवाल हम पूछते हैं, हिस्ट्री लेते हैं। उन हिस्ट्री के बेसिस पर एक कैलकुलेटर है जिस कैलकुलेटर से हम कैलकुलेट करते हैं कि इस माँ को इस प्रेगनेंसी में कितना % चांस है BP बढ़ने का। अगर मान लीजिए वो हाई रिस्क आती है प्री एक्लैम्शिया स्क्रीनिंग के लिए, तो इम्पॉर्टेंट क्यों है ये स्क्रीन करना, क्योंकि BP बढ़ने के कारण, प्री एक्लैम्शिया के कारण प्रेगनेंसी में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जैसे बच्चा छोटा रह जाना, ब्लीडिंग हो जाना, कभी भी मदर को एक्लैम्शिया हो जाना, दौरे पड़ जाना, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो इसीलिए हमारे पास प्रिवेंट करने के लिए प्री एक्लैम्शिया को एक दवा है। अब टैबलेट अगर वो हाई रिस्क में आती है मदर, तो हम शुरू कर देते हैं 16 हफ्ते से पहले जी। तो ये हेल्प करते हैं प्लेसेंटा को अच्छे से बनने में, ताकि बच्चे में खून अच्छे से जाए, ब्लड सप्लाई अच्छे से जाने से उसका ग्रोथ अच्छा होगा और मदर का BP नहीं बढ़ता है यूजुअली। तो हमारे पास प्रिवेंशन है, इसलिए हम स्क्रीन करते हैं प्री एक्लैम्शिया के लिए मदर्स को। जी जी। ये जो स्क्रीनिंग है, अल्ट्रासाउंड है, कई बार लोग इतनी उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते, परंतु आपसे बातचीत करके हमारे श्रोता भी ये जानेंगे कि कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर एडवांसमेंट हुआ है मेडिकल साइंस में तो वो स्वस्थ बच्चे के पैदा होने के लिए ही अग्रसर है, उसी ओर वो लेकर जा रहा है। इससे दूर नहीं रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए और समय समय पर स्क्रीनिंग करवाते रहना चाहिए और इसको एक तरह से बहुत इम्पोर्टेंस देनी चाहिए जी। तो आप क्या कहते हैं कि थर्ड ट्राइमेस्टर जब आ जाता है तो उस समय क्या विशेष रहता है? थर्ड ट्रिमेस्टर में अगर मान लीजिए हमें हिस्ट्री मदर से कुछ कुछ पूछताछ करके, सवाल जवाब करके हमें ऐसा लगता है कि मदर को डायबिटीज़ होने की प्रेगनेंसी में ज़्यादा चांसेस हैं, तो कुछ गाइडलाइंस बोलते हैं कि अगर हम एक बार कर चुके हैं तो हम थर्ड ट्रिमेस्टर में भी दोबारा शुगर का, जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने का हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं, जो कि हम 32-34 हफ्ते पर करते हैं यूजुअली इन महिलाओं में। जैसे कि पहले कोई हिस्ट्री हो बड़े बच्चे होने का, जिसको मैक्रोजोमिया बोलते हैं, जैसे 3.54 kg से ज़्यादा बड़े बच्चे। फिर उसके बाद जैसे किसी बच्चे के आसपास का पानी बहुत बढ़ गया हो, जैसे किसी बच्चे का अंदर ही बच्चेदानी के अंदर डेथ हो गया हो, जिसको इंट्रायूट्राइन फीटल डिमाइज बोलते हैं। अब अगर ये शुगर ज़्यादा होने के कारण है तो फिर इस प्रेगनेंसी में बनता है कि हम शुगर जांच करें, अगर अभी तक ख़राब नहीं आया है तो कुछ कुछ हिस्ट्री से हमें पॉइंट्स मिलता है। जैसे फिर मदर बहुत ओबीज़ है, BMI ज़्यादा है, 30 से ज़्यादा, 35 से ज़्यादा अगर है, या ज़्यादा एज है मदर का, तो इन लोगों में ज़्यादा चांसेस हैं कि आगे चल के डायबिटीज़ हो। तो थर्ड ट्रिमेस्टर में भी हम स्क्रीन कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। प्लस
बच्चे का ग्रोथ देखने के लिए अल्ट्रासाउंड्स हम कर सकते हैं, जिसमें कि हमें पता चलता है लेट ऑनसेट IUGR या FGR बोलते हैं कि बच्चे का ग्रोथ अभी कैसा है। तो ये एक स्क्रीनिंग मेथड है बच्चे के ग्रोथ को देखने के लिए। जी डॉक्टर स्निग्धा, एक और फैक्टर बहुत सुनने में आता है थायराइड के बारे में कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थायराइड की बड़ी समस्या आ जाती है गर्भवती महिलाओं में, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? स्क्रीनिंग में ये किस तरह से डील किया जाता है? थायराइड के लिए भी फर्स्ट ट्रिमेस्टर में जब पहले तिमाही में आप आते हैं तभी हम देते हैं यूजुअली थायराइड की जांच करने के लिए, जिसको थायराइड फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, जिसमें TSH आता है, फ्री T3 और फ्री T4 आता है। ये तीनों टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए आपका थायराइड का लेवल्स नहीं ठीक है तो फिर अबॉर्शन की चांसेस हो सकती है, ब्लीडिंग प्रेगनेंसी में हो सकता है, फिर और भी दिक्कतें आती है। और क्योंकि बच्चे का थायराइड ग्लैंड नहीं बना होता पहले 3 महीने में, तो फिर मदर का ही थायराइड हार्मोन हेल्प करता है बच्चे को ग्रो करने में। तो इसीलिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम थायराइड का टेस्ट पहले से कराएं, ताकि हमें पता रहे कि कोई ट्रीटमेंट अगर चाहिए, ज़रूरी है, तो हम पहले से दे पाएँ। जी, और आजकल जैसे आपने भी कहा कि लेट मैरिजेस फैशन है, लेट मैरिजेस हो रही हैं ड्यू टू करियर, या फिर आप और तरह की बातें कह लीजिए कि लोग पढ़ाई में अपना समय निकाल रहे हैं या फिर नौकरी लगने में देरी हो रही है, कुछ भी बहुत अलग अलग सोशल फैक्टर्स हैं। तो लेट मैरिजेस के कारण किन बातों में बढ़ोतरी हुई है? क्या वो इस सारी बातों से जुड़ा हुआ है? आपकी ओर से क्या बताना चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं को? लेट मैरिजेस का बहुत इफ़ेक्ट पड़ा है प्रेगनेंसी पर। लेट मैरिजेस में जैसे एज ज़्यादा होने के कारण कोमॉर्बिडिटीज़ जो होते हैं ऐसे बढ़ जाते हैं, जैसे कि शुगर, फिर हाइपरटेंशन, फिर उसके बाद यूजुअली ऐसा होता है कि कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो मेनली IVF की ओर जाते हैं। तो IVF कंसेप्शन इन इटसेल्फ हैज़ मैनी हैज़ार्ड्स, बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं उसमें, जैसे फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी होना, जैसे वो सिंगल नहीं रहते बच्चे, वो ट्विंस होते हैं यूजुअली या हायर ऑर्डर होते हैं। तो हायर ऑर्डर होने का अपना अलग नुकसान हो जाता है, जैसे 2 बच्चे होना तो मदर को अनीमिया बहुत ज़्यादा होना, फिर BP बढ़ जाना, फिर शुगर हो जाना, फिर बच्चे छोटे रह जाने, बच्चे पहले ही पैदा हो जाना समय से पहले, फिर उसके बाद नर्सरी में स्टे, फिर बच्चे का अदर मॉर्बिडिटीज़ बढ़ता है, जैसे सेप्सिस होता है, जॉन्डिस होता है। ये सब कई सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा आ रही हैं। प्लस एन्यूप्लॉइडी जो मैंने बताया वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, एज के अकॉर्डिंग वो बढ़ता चला जाता है। डाउन सिंड्रोम का इंसिडेंस तो वो भी ज़्यादा होने की चांसेस हैं। जी, एक श्रोता ऑनलाइन है, उनसे बात कर लेते हैं। जी, FM लाइफलाइन में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, मैं आशी बोल रही हूँ चंडीगढ़ से। जी आशी जी, हमारे साथ हैं डॉक्टर स्निग्धा कुमारी, एसोसिएट प्रोफेसर हैं ऑब्स्टेट्रिक्स PGI चंडीगढ़ से। आप इनसे अपना सवाल पूछें। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम, मुझे जानना था, जैसे हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम लोगों को बैठ के पोछे लगाने चाहिए, काफ़ी काम करना चाहिए, तो उसमें प्रेगनेंसी में कोई इश्यूज वगैरह तो नहीं आते हैं? एक्चुअली ये जो पोछे लगाने वाला चीज़ है ये लास्ट में, एंड में शायद बोलते होंगे, शुरू में नहीं बोलते। तो पहला 3 महीने में या दूसरे 3 महीने में हम यूजुअली ये रिकमेंड नहीं करते। अब जैसा हाल में देखा गया है, फिजिकल मेडिसिन डिपार्टमेंट या फिजियोथेरेपी वाले स्क्वाटिंग प्रमोट करते हैं, स्क्वाटिंग या फिर बटरफ्लाई एक्सरसाइजेज ये प्रमोट करते हैं, क्योंकि फिर इनसे पेल्विक मसल्स रिलैक्स होता है, ठीक है, और डिलीवरी कराने में ईजी होती है। अब इसको अगर हम कंपेयर करें तो पोछा लगाने में आप स्क्वाटिंग ही करते हो, बैठते उसी तरीके से हो जैसे इंडियन सिस्टम टॉयलेट में हम बैठते हैं, है ना। तो फिर सेम ही चीज़ हुआ, स्क्वाटिंग करना या पोछा लगाना। तो ये हम यूजुअली नियर टर्म, मतलब जब डिलीवरी होने वाला हो उस समय हम रिकमेंड करते हैं। ओके मैम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर स्निग्धा, जैसे ये कह रहे थे कि फिज़िकली अलर्ट रहना, फिज़िकली फिट रहना, और आपने एक इशारा भी किया कि फर्स्ट या सेकंड ट्राइमेस्टर में आपको बहुत हार्ड कोई फिज़िकल एक्टिविटी, इस तरह से मुझे लगा जैसे आप कहना चाहते हो कि बहुत हार्ड कोई फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए, परंतु एक तरह से आपकी ओर से एज ए एक्सपर्ट क्या आप बताना चाहेंगे कि किस तरह से वॉक करनी चाहिए, कौन सी एक्सरसाइजेज की ओर ध्यान देना चाहिए, खान पान किस तरह का रहना चाहिए? जी, डिपेंड करता है आपका BMI कैसा है।
ओके। ICMR का स्टडी आया था जिसमें हमारा इंडियन पॉपुलेशन का नॉर्मल BMI वो बोले कि 24 तक नहीं जाना चाहिए, वो 22 होना चाहिए। लेकिन स्टिल अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को कंपेयर करके देखें तो हम नॉर्मल 24 भी रखें BMI। BMI क्या होता है? आपके हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट कितना होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप नॉर्मल ग्रुप में आते हैं, नॉर्मल वेरिएशन में आते हैं, तो आप जितना नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी करते हैं बस उतना ही काफ़ी है, ठीक है। और एक्स्ट्रा मील एक बोला जाता है, तो वो एक्चुअली आपके BMI के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना किलो कैलोरी आपको खाना चाहिए। तो नॉर्मल जैसे लोग खाते हैं वैसे खा सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए और नॉर्मल वेट गेन कितना होता है, जैसे आप 16-17 kgs तक कर सकते हैं नॉर्मल वेट गेन, जो नॉर्मल वेरिएशंस में आते हैं, बट BMI आपका ज़्यादा है सपोजिटली, बहुत ज़्यादा, तो आप प्रोन टू डायबिटीज़ हैं, प्रोन टू हाइपरटेंशन हैं, तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा कट शॉर्ट करना पड़ेगा आपका मील भी। थोड़ा आप जैसे ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हो, ठीक है। बोला जाता है कि अगर मान लीजिए डायबिटिक हैं कोई या डायबिटीज़ प्रेगनेंसी में आ जाता है, तो उनको रिकमेंड हम करते हैं कि 30 मिनट्स वॉक आफ्टर एवरी मील आप पर डे कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 days इन अ रो या 5 days इन अ वीक इज़ जस्ट सफिशिएंट इनफ टू डू ब्रिस्क वॉकिंग, ठीक है। फिर डाइट का है कि डाइट एक बार में आपको भूख बहुत लगता होगा, बट उतना एक बार में खाना नहीं है जितना आप नॉर्मल मील लेते। सिंपल कॉन्सेप्ट है स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स का, जैसे आप थोड़ा थोड़ा खाएं लेकिन थोड़ी थोड़ी देर पर खाएं, वो क्योंकि डाइजेशन भी ठीक रहेगा, आपका ग्लाइसेमिक जो लेवल है ना वो एक लेवल मेंटेन होगा, बहुत ज़्यादा शूट नहीं करेगा आपका शुगर्स। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो डाइटिशियन के साथ मिलके, फिजियोथेरेपी वाले के साथ मिलके हम ये काम करते हैं। ये यूजुअली हम काउंसलिंग करते हैं कि जिसका BMI ज़्यादा है, जिसका नॉर्मल है या जिसका बहुत कम है, उसको कैसे करना चाहिए प्रेगनेंसी में, कितने कैलोरी लेने चाहिए, कितना वर्कआउट करना चाहिए, कितना डे टू डे एक्टिविटीज़ कितना आपको रिस्ट्रिक्ट करना है या नहीं करना है। कुछ कुछ कंडीशंस हैं जिनमें हम रिस्ट्रिक्ट करने के लिए बोलते हैं, जैसे प्लेसेंटा प्रीविया, जैसे ऑलनाल नीचे की तरफ है और ब्लीडिंग हो जाता है किसी को, तो हम उनको बोलते हैं कि आप अपना मूवमेंट थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कीजिए। फिर जैसे किसी का बच्चेदानी का मुंह खुद ही खुल जाता है, उसको सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस बोलते हैं, तो उनमें हम मोशन रिस्ट्रिक्ट करते हैं, थोड़ा मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करते हैं पेशेंट्स का। अदरवाइज नॉर्मल एक्टिविटीज़ इज़ रिकमेंडेड। जी। और वैक्सीनेशन का क्या रोल रहता है, क्योंकि वैक्सीनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये प्री नेटल और पोस्ट नेटल दोनों ही में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसमें क्या कहना चाहिए? वैक्सीनेशन का ऐसा है कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम DT देते हैं रादर देन टिटेनस टॉक्सॉइड, उसमें डिप्थेरिया इंक्लूडेड होता है। तो एक्चुअली ये नया आया है जो 2 doses हम देते हैं, और ये नया है कि आपका जो पहला 1.5 महीना होता है बिफोर वी गिव इम्यूनाइजेशन टू द बेबी न्यूनेट्स, तो ये पहला 1.5 महीना ये डिप्थेरिया का जो वैक्सीनेशन है वो कवर देता है बच्चे को। रादर टू बी मोर स्पेसिफिक, Tdap एक वैक्सीनेशन है जो कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस में नहीं है और ना ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो आपको लेना पड़ता है। तो वो 26-27 हफ्ते के अराउंड हम रिकमेंड करते हैं। Tdap आप ले सकते हैं जिसमें पर्ट्यूसिस, डिप्थेरिया एंड टिटनस तीनों आते हैं, तो वो आप ले सकते हैं ताकि आपका जो 6 वीक्स है, पहला 6 वीक्स बेबी का, वो मदर से एंटीबॉडीज़ जाए बच्चे में और वो उसको हेल्प करे, इम्यून प्रोवाइड करे ताकि उसको ना हो वो पहले 6 हफ्ते में। जी। तो ये एक वैक्सीन है। जी। डॉक्टर स्निग्धा कुमारी, आपने जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं और जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उनके लिए इस कार्यक्रम में बहुत ही अच्छी जानकारी शेयर की। हम आशा करते हैं हमारे श्रोता इसका लाभ उठाएंगे, और चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहेंगे? एक्चुअली ये जो इनिशिएटिव है ये फॉक्सी के पेरिनेटोलॉजी कमेटी की तरफ से है, क्योंकि स्क्रीनिंग इन प्रेगनेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ताकि सभी महिलाओं को पता चले कि सही में पहली तिमाही में क्या क्या टेस्ट करवाने चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो इसके लिए इनिशिएटिव लिया है इन्होंने, तो इसकी तरफ से मैंने आज ये प्रोग्राम दिया। जी, और टाइम देने के लिए धन्यवाद। जी। डॉक्टर स्निग्धा कुमारी, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स, PGI चंडीगढ़, आपका इस कार्यक्रम में बहुमूल्य समय निकाल कर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज के कार्यक्रम को रिकॉर्ड करवाने में तकनीकी सहयोग रहा अरुण बावा का। अब अश्विनी कुमार को आज्ञा दें। नमस्कार। FM लाइफलाइन, लाइफलाइन, लाइफलाइन।